हेलो बच्चों, आज हम इकोलॉजी का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, इसमें हमें दो चीजें डिस्कस करनी है, एक बायोडायवर्सिटी के बारे में और उसको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। हमें इसमें दो चीजें डिस्कस करनी है। पहली, बायोडायवर्सिटी क्या है और उसको क्यों कंजर्व करें और किस तरह से कंजर्व करें। लगातार बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है तो उसको हमें बचाने की जरूरत है। अब इस डायवर्सिटी को किस तरह से बचाया जा सकता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है, पहली चीज, और ये जो डायवर्सिटी है ये इतनी ज्यादा डायवर्सिटी क्यों है। दूसरा, तीसरी बात ये है कि ये जो डायवर्सिटी है इससे हमें क्या फायदा है। इसके अलावा ये जो डायवर्सिटी है ये लगातार खत्म जो हो रही है इसको किस तरह से बचाया जा सकता है, इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ दो चीजें डिस्कस करने वाले, एक बायोडायवर्सिटी के बारे में और दूसरा कंजर्वेशन के बारे में। एनसीईआरटी के एक एक लाइंस को हम लोग ओपन करके देखेंगे, एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे कि असल में जो बायोडायवर्सिटी है वो है क्या, इसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं, इसका असल मतलब क्या है। एक एक चीज को जरा देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी की तो बायोडायवर्सिटी में दो वर्ड्स आते हैं, एक है बायो और दूसरा टर्म है डायवर्सिटी। एक है बायो और दूसरा मतलब है डायवर्सिटी। बायो का मतलब आप लोग जानते हैं कि बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी लिविंग के अंदर इस अर्थ पर जितने भी लिविंग पाए जा रहे हैं इनमें बहुत अलग अलग तरह के लिविंग हैं। आप खुद देखिए, अपने आसपास देखिए, बहुत तरह की स्पीसीज अर्थ के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो ये जो वेरिएशन देखने को मिलता है हमें स्पीसीज का, ये जो वैरायटी हमें देखने को मिलती है स्पीसीज की, इसी स्पीसीज के वेरिएशन को, वैरायटीज को हम लोग क्या कहते हैं, डायवर्सिटी। तो अगर हमें, मेरी बात समझिए, जैसे अगर आप कोई चीज के बारे में बात करिए, जैसे मोबाइल फोन है, आप हम देखते हैं मोबाइल फोन्स के हमें पार्ट्स बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो ये है बायोडायवर्सिटी, मतलब डायवर्सिटी इन फोन। इसी तरह से जो हम लिविंग को देखते हैं तो लिविंग में हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लिविंग दिखाई देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायवर्सिटी इन लिविंग, जिसका मतलब होता है बायोडायवर्सिटी। क्या मतलब होता है, बायोडायवर्सिटी। अब एक क्वेश्चन इसमें ये है, और ये जो टर्म है बायोडायवर्सिटी, ये सबसे पहले दिया था रोजन नामक साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट हुए, बायोलॉजिस्ट हुए, इकोलॉजिस्ट हुए, रोजन। सबसे पहले ये टर्म जो है वो दिया रोजन नामक साइंटिस्ट ने। इसमें हम आगे भी चीजें बात डिस्कस करेंगे कि इसका और क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। अब देखिए, इसमें हमने एक चीज बात की कि बायोडायवर्सिटी टर्म जो है, बायोडायवर्सिटी टर्म जो है वो दिया है किसने, रोजन नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब जरा इसमें एक एक चीज देखते हैं। अब डायवर्सिटी को समझाने के लिए कि क्या है डायवर्सिटी, अब इस बात को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। हमें लगता है कि डायवर्सिटी कोई एक या दो स्पीसीज का नाम है, कि एक स्पीसीज में अगर हम देखते हैं तो हमें एक स्पीसीज की बहुत सारी वैरायटी नजर आती है, बहुत सारी स्पीसीज में डायवर्सिटी नजर आती है। तो अगर हम ये सब इस तक समझते हैं कि डायवर्सिटी जो लिविंग के अंदर है, जो बायोडायवर्सिटी है, अगर हम इसको ये समझते हैं कि ये कोई एक दो नंबर का मतलब है, तो ऐसा नहीं है। अब डायवर्सिटी को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। जैसे देखिए, अगर हम सिर्फ एंड्स की बात करें, चींटियों की बात करें, तो सिर्फ चींटियों की अगर हम बात करते हैं तो 20,000 से ज्यादा स्पीसीज, मोर देन 20,000 स्पीसीज केबल और केबल एंड्स की पाई जाती हैं। दूसरा उन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर वीटल्स की बात करें 3 लाख स्पीसीज जो है वो वीटल्स के हमें देखने को मिलती हैं। 28,000 स्पीसीज हमें फिशेस की देखने को मिलती हैं, और लगभग ऑर्किड्स की अगर हम बात करें तो नियरली 20,000 स्पीसीज हमें ऑर्किड्स की मिलती हैं। तो आप खुद देखिए, सिर्फ अगर हम एक स्पीसीज की बात करें, सिर्फ चींटियों की बात करें, हमें तो सिर्फ दो ही चींटियों के बारे में पता है, एक लाल चींटी और एक
काली चींटी। लेकिन जब हम एनसीईआरटी की इस लाइन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एंड्स की लगभग मोर देन 20,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं वीटल्स की तो एक क्वेश्चन, ये डेटाबेस क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से बन सकता है लाइन से कि भाई देखिए अगर हम बात करें एनसीईआरटी में और ये डेटा की तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, लेकिन सवाल ये है डाइवर्सिटी है कितनी? क्या कोई एक डेटा जिसको हम समझ सकते हैं कि भाई इस अर्थ पर इतनी तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं? कुछ डेटा, कुछ बात। तो देखिए जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, ये नामुमकिन है कि हम ये पता कर पाएं कि इस अर्थ पे असल में कितनी तरह के लिविंग पाए जाते हैं। हम लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी वहां पे कि देखिए बायोडाइवर्सिटी टर्म डिस्कस करते हैं द लिविंग वर्ल्ड में, तो वहां पे हमने एक डेटा आप लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर डाइवर्सिटी की हम बात करें तो ये लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन यानी कि 17 लाख से 18 लाख तरह की स्पीसीज एस्टिमेट की जा चुकी है। ये वो डेटा है जो हमें मालूम है। असल में अर्थ पर कितनी लिविंग की डाइवर्सिटी पाई जाती है किसी को नहीं पता है। ठीक है, इस अर्थ पर कितनी तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है किसी को कुछ नहीं पता है। बात समझिएगा, क्लियर? हाँ, जो डेटा हमारे पास है कि जी भाई इतनी स्पीसीज को हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, एस्टिमेट कर चुके हैं, इतनी स्पीसीज के बारे में हमें पता है, वो जो डेटा है वो है 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। इसमें देखिए इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हैव बीन trying to understand the significance of such diversity of asking important questions। अब यहाँ पर जो ये लाइन है इसमें बस इतना बताने की कोशिश करी गई कि जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डाइवर्सिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से है। इसी सब चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, आइए जरा इसकी एक एक लाइन को हम जरूर डिस्कस करते हैं, आगे आगे देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी के यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी, इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी या हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद इन सेल टू बायोम्स। अब देखिए अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम डाइवर्सिटी सिर्फ ये नहीं है कि स्पीसीज लेवल पर कि हम ये देखते हैं कि इतनी तरह की स्पीसीज जो है वो हमारे आसपास पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें पता है कि देखिए बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर फॉर्मेशन करते हैं सेल ऑर्गेनील का। सेल ऑर्गेनील मिलकर फॉर्मेशन करती है बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलकर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म मिलकर फॉर्मेशन करते हैं स्पीसीज का। स्पीसीज के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, एक से ज्यादा पॉपुलेशन मिलकर बनाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलकर बनाते हैं बायोम्स। ठीक, तो अगर इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो ये लिविंग का ऑर्गेनाइजेशन होता है कि सेल ऑर्गेनिज जो है वो कई तरह के बायोमॉलिक्यूल, अगर हम देखें सिर्फ बायोमॉलिक्यूल में डाइवर्सिटी की बात करें तो हम उसमें बायोमॉलिक्यूल भी कई तरह के होते हैं एक सेल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड,
प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसा नहीं है कि सारे बायोमॉलिक्यूल एक तरह के हैं, हमें बायोमॉलिक्यूलर लेवल पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम सेल ऑर्गेनील की बात करें तो एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनील होती हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर जो होता है। तो हमें सेल ऑर्गेनील लेवल पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें सेल्स की तो देखिए, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। फिर अगर हम प्लांट सेल्स यूकैरियोटिक सेल में भी देखें तो एक होती है जिनमें सेल वॉल्स होती हैं, एक होती है जिनमें सेल वॉल नहीं होती, यानी कि एक प्लांट सेल, फिर एनिमल सेल। फिर उन प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर भी हमें कई तरह के उसके शेप में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में वैरायटी देखने को मिलती है। तो हमें सेलुलर लेवल पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं टिश्यू की तो हमें टिश्यू लेवल पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए, एनिमल के अंदर कितनी तरह के टिश्यू होते हैं। एक जो बॉडी सरफेस और कैविटी के सरफेस को कवर करता है उसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो हमारे ऑर्गन्स को और हमारे टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर में मसल्स जो मेन इम्पोर्टेंट, तो तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू जो 3 तरह का। और मस्कुलर टिश्यू में डाइवर्सिटी होती है, वो भी 3 तरह का होता है। एक वो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाता है, उस मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स। जो हमारी हार्ट को बनाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। और जो हमारा स्केलेटन से जुड़े होती हैं मसल्स उनको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा पूरी बॉडी के फंक्शंस को जो कोऑर्डिनेट करता है टिश्यू वो होता है न्यूरल टिश्यू। तो हमें, अगर हम एनिमल की बात करें तो हमें अलग अलग तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं। इसी तरह प्लांट की अगर हम बात करें तो एपिथेलियम, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। तो देखिए, या प्लांट हो या एनिमल हो, किसी के अंदर भी एक ही तरह का टिश्यू नहीं होता। तो टिश्यू लेवल पर भी हमें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर आ जाइए आप ऑर्गन्स पर। अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो हमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। देखिए, किडनी, हार्ट, लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर। तो ये अलग अलग तरह के हमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो हमें ऑर्गन लेवल पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर आ जाइए ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। तो हमें कई तरह की, हमारी बॉडी जो है उसमें कई तरह के ऑर्गन सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे अंदर सिस्टम लेवल पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम स्पीसीज कहते हैं। हमें स्पीसीज की अलग अलग ग्रुप देखने को मिलते हैं। ह्यूमन हो गया, एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई, बहुत सारे एनिमल। प्लांट में भी हम देखते हैं कि बहुत तरह के अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। पॉपुलेशन लेवल पर हम देखते हैं, कम्युनिटी लेवल पर हम देखते हैं, बायोम्स लेवल पर देखते हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये जो लाइन्स है सिर्फ यही कह रही है, इन आवर बायोस्फीयर, ये जो लिखा है, बायोलॉजिस्ट एट द diversity exist not only at the species level but at all levels of biological organization ranging from biomolecule यानी कि macromolecules within cell to biomes। हमें हर एक लेवल पर जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो बायोमॉलिक्यूल मिलकर फॉर्मेशन करते हैं, सेल ऑर्गेनील का, सेल ऑर्गेनील सेल का, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म जो का ग्रुप जो होता है उसको स्पीसीज कहते हैं। एक सिंगल स्पीसीज के ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है, ठीक। अगर हम इकोलॉजी में देखते हैं उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो हर एक लेवल पर हमें क्या देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगला देखिए, लाइन देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। क्या बात है, समझिए इस बात को। अब ये जो टर्म आया कि देखिए, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय रोजन। अब यहां पर लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। ये क्या है? देखिए, टर्म जो है वो रोजन ने दिया है। अब ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन उसको पॉपुलराइज जो किया है वो किसने किया? एडवर्ड
विल्सन ने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। All level of biological organization, the most important them है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए हर लेवल पर हमें स्पेस जो है वो बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है, चाहे बायोमॉलिक्यूलर लेवल पर हम देख लें, चाहे सेल ऑर्गेनी लेवल पर देख लें, चाहे हम देखें सेलुलर लेवल पर, चाहे टिश्यू लेवल पर, चाहे सिस्टम लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, स्पीसीज लेवल पर, हर लेवल पर हमें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो बहुत सारे लेवल हैं जिस लेवल पर हम डाइवर्सिटी को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर 3 लेवल को हम डिस्कस करेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक। ये जो एक ही स्पीसीज की बहुत सारी स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे हमने देखा था पीछे एंड्स की 20,000 से ज्यादा स्पीसीज देखने मिलती हैं। आप आम देखिए, मार्केट के अंदर जब आम देखते हैं सारे आम हैं, लेकिन कोई लंगड़ा है, एक मुंबई है, चौसा है, और बहुत सारे आम होते हैं, सफेदा होता है। तो जितने भी आम होते हैं ये सारे जो आम की वैरायटी हमें देखने को मिलती है तो सारे आम, स्पीसीज तो अलग नहीं है, लेकिन ये जो स्पीसीज में फर्क आता है। आज देखिए डॉग की कितनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है, कितनी ज्यादा डॉग में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो जो डाइवर्सिटी में डिफरेंस आता है एक ही स्पीसीज में, ये उसके जेनेटिक लेवल पे आता है। तो देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को। अब यहां वही बात लिखिए, एक सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो जेनेटिक लेवल पर क्या मतलब क्या होता है कि एक ही स्पीसीज की दो अलग स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज में हमें दो अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में हमें अलग अलग तरह की वेरिएशन, वैरायटी, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है रॉबोल्फिया वोमिटोरिया का। देखिए रॉबोल्फिया वोमिटोरिया जो होता है ये हिमालय रीजन में ग्रो करता है। जब हम इसके हिमालय के बेस से इसके टॉप यानी अपेक्स पे जाते हैं तो डिफरेंट रीजन्स में, जैसे यहाँ पर रॉबोल्फिया वोमिटोरिया है, यहाँ पर रॉबोल्फिया वोमिटोरिया है। अब ये जो रॉबोल्फिया वोमिटोरिया है, एक बात ध्यान रखना, इससे एक केमिकल निकाला जाता है जिसका नाम है रिजरपाइन। एक एक्टिव केमिकल निकाला जाता है जिसका नाम है रिजरपाइन, ठीक है। अब ये जो रिजरपाइन केमिकल है, लेकिन जब हम हिमालय के डिफरेंट रेंज पे सेम प्लांट से हम जब रिजरपाइन निकालते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन अलग होती है। यहां से जो रिजरपाइन निकालेंगे उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, यानी कि अब देखिए जो बेस की तरफ, नीचे की तरफ रॉबोल्फिया वोमिटोरिया ग्रो करता है, उसके बेस की तरफ मतलब नीचे की तरफ, वहां से रिजरपाइन कम निकलता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं रिजरपाइन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो यहाँ अगर ये दो प्लांट है और दोनों रॉबोल्फिया वोमिटोरिया है तो इस प्लांट से रिजरपाइन कम निकलेगा और इस प्लांट से रिजरपाइन ज्यादा निकलेगा। अब सवाल ये उठता है कि दोनों रिजरपाइन है, दोनों रॉबोल्फिया वोमिटोरिया है, दोनों से सेम केमिकल निकल रहा है, लेकिन केमिकल में डिफरेंस आ रहा है। ये जो केमिकल में डिफरेंस आया इसका मतलब यह है कि इन दोनों स्पीसीज में कुछ डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस आया है ये किसकी वजह से आया? जेनेटिक की वजह से, जीन्स की वजह से। तो ये जो दो अलग स्पीसीज, एक ही स्पीसीज में हमें वेरिएशन देखने को मिला, ये किस लेवल पर देखने को मिला? जेनेटिक लेवल पर। तो ये जो जेनेटिक लेवल पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर? तो वही है कि डिफरेंट हिमालय रेंजेस माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल की पोटेंसी। अब इसका रिजरपाइन जो होता है मेडिकल, इसका इस्तेमाल जो है वो मेडिसिन में भी किया जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है। प्रोड्यूस, इसके अलावा इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इंडिया के अंदर 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाई जाती है राइस की। सिर्फ राइस की अगर हम बात करें तो 50,000 से ज्यादा
जो वैरायटीज हमें देखने मिलती हैं, अलग अलग तरह की स्ट्रेन देखने मिलती है, उनमें फर्क किस बात का होता है? जीन का, जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलता है। इसके अलावा 1000 स्पीसीज वैरायटीज देखने मिलती हैं मैंगो की। हम तो 5-6 मैंगो को जानते हैं, और यहाँ बात कर रहे हैं 1000 से ज्यादा मैंगो की वैरायटीज देखने मिलती हैं, 1000 से ज्यादा। ठीक है, दूसरा हम डाइवर्सिटी लेवल देखते हैं बेटा, स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल। जब हम एक किसी भी स्पीसीज की, और रेप्टाइल्स ले लो, बर्ड्स ले लो, एम्फीबियंस ले लो, मैमल्स ले लो, चाहे दूसरी कोई स्पीसीज ले लो, जब हम उस लेवल पर डाइवर्सिटी देखते हैं तो एक जगह पर हमें उस स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा नजर आती है और दूसरी जगह पर डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? कम होती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है एम्फीबियंस का। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो वेस्टर्न घाट में ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज पाई जाती है इन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है किसकी? एम्फीबियंस की। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब आप देखिए, जहां पर जितनी ज्यादा इकोलॉजिकल यानी कि अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होंगे, वहां पर डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर इकोसिस्टम लेवल पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे इकोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। इकोसिस्टम एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल में बहुत सारे होते हैं, डिजर्ट होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होती हैं। अब जिस तरह का इकोसिस्टम होगा, जिस तरह का इकोसिस्टम होगा, अगर एक्वाटिक है तो उसमें उसी तरह की स्पीसीज पाई जाएंगी। तो अगर हम दो ऐसी कंट्रीज की बात करें या दो ऐसी जगह की बात करें जहां पर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो वहां पर हमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर एक ऐसी जगह है जहां पर डिजर्ट भी है, ग्रासलैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट भी है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड भी है, रिवर्स भी हैं, रिवर वगैरह भी हैं और ओशियन वगैरह भी हैं, तो वहां पर अब देखिए पानी में पाए जाने वाली स्पीसीज अलग तरह की। अब मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में अलग तरह की स्पीसीज ग्रो करती हैं, मैरीन वाटर में अलग तरह की स्पीसीज ग्रो करती हैं। तो जितनी तरह के इकोसिस्टम होंगे उसमें उस जगह पर उतनी तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर हमें कई तरह के डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, स्ट्रीज, एल्पाइन मेड्यू, कई तरह की ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखने मिलती है। वहीं हम बात करें नॉर्वे की, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जहां पर एक ही तरह का मौसम रहता है, तो वहां पर इकोसिस्टम बहुत कम, एक ही तरह का इकोसिस्टम लगभग देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इंडिया और नॉर्वे में, तो इंडिया की जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे से कंपेयर में बहुत ज्यादा है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये आगे कह रहे हैं कि इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। जरा इसको देखते हैं। टू एक्युमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लॉस एट ऑल that wealth in less than 2 centuries if the present rates of species losses continue। बड़ा दुख भरी घटना, मतलब बहुत दुख भरी लाइन है ये। देखिए, किसी चीज को बनने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उसको खत्म होने में बहुत जरा सा वक्त लगता है। सेम वही चीज है ये, जो आज इतनी बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह की चिड़ियाँ, अलग अलग तरह की बर्ड्स, अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह की स्पीसीज जो हमें आसपास देखने मिल रही है। ये इतनी खूबसूरत सी दुनिया जो हमें देखने को मिल रही है, कोई एक दिन में नहीं बन गई है। हजारों साल नहीं, लाखों साल नहीं, करोड़ों साल लगे हैं। एक पूरा एवोल्यूशन है कि एक प्रोटोजोआ बना था, अमीबा, वो किस तरह से डेवलप होते होते इंसान बने। एक बहुत लंबी पूरा एक वक्त है लगा इसमें। ठीक, ये जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी दिख रही है, ये कोई एक या 2 दिन का काम नहीं है। इसमें मिलियंस ईयर्स का टाइम लगा है, लाखों करोड़ों साल लगे हैं। लेकिन जिस रेट से डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और इसी तरह से डाइवर्सिटी का लॉस होता रहा,
तो केवल अगले 200 साल में जितनी भी डाइवर्सिटी वो सारी खत्म हो जाएगी। मतलब जिसको बनने में करोड़ों साल लगे थे, केवल 200 सालों में वो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. ये जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इसको बनने में करोड़ों साल लगे, millions of years लगे, that which in less than 2 centuries, if the present rate of species losses continue, जिस तरह से हम नेचर खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो ये कोई दूर नहीं है कि केवल 200 सालों में ये सारी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मिलियंस ऑफ ईयर्स की जो मेहनत है, जिस इवोल्यूशन है, वो केवल 200 साल में पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा। तो बहुत सोचने वाली लाइन है ये। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being in this planet. तो आज के वक्त में जो सबसे बड़ा इशू दुनिया के लिए बना है इंटरनेशनल लेवल पर, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा इशू है कि हम इस डाइवर्सिटी को कैसे बचाएं, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी खत्म हो गई तो इस अर्थ पर सरवाइव करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हो ही नहीं सकता ना, प्लांट नहीं रहेंगे तुम कहां से रहोगे भाई? बगैर प्लांट के सर्वाइवल मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऑक्सीजन कहां से आएगी? ऑटोट्रॉफ खत्म हो जाएंगे, तुम क्या खाओगे? एनर्जी का जो सोर्स है हमारे लिए, हम हेटरोट्रॉफ्स के लिए, वो कहां से है? ऑटोट्रॉफ से। ऑटोट्रॉफ खत्म हो जाएंगे, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, तुम जिंदा। तो आज के वक्त का जो सबसे बड़ा इशू है पूरी दुनिया के लिए वो क्या है कि जिस तरह से डाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसके बहुत सारे रीजन है। हम उन रीजन पे काम करना चाहिए। जिस वजह से डाइवर्सिटी खत्म हो रही है, उन रीजंस को, उन कारणों को हमें रोकना चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। तो आज सबसे बड़ा दुनिया का जो इशू बना हुआ है वो क्या है कि ये जो डाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, तो ये ना तो प्लैनेट बचेगा ना हम बचेंगे। आवर सर्वाइव एंड वेलबींग ऑन दिस प्लैनेट, इस दुनिया पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरह से डाइवर्सिटी का लॉस होता रहा। तो हमने इस टॉपिक में समझा कि डाइवर्सिटी के बारे में समझा, कुछ टर्म समझे, कुछ टाइप्स डाइवर्सिटी के समझे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमने कुछ बहुत सिंपल सी चीजें डाइवर्सिटी के बारे में समझने की कोशिश की। इसमें हमने ये भी समझा कि अगर मिलियंस ऑफ टाइम लगा है इस डाइवर्सिटी को बनने में, और अगर इसी तरह से लॉस होता रहा डाइवर्सिटी का, तो अगले 200 साल में डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। और फिर ये प्लैनेट पर सर्वाइव करना अगर इसी तरह डाइवर्सिटी खत्म होती रही, तो आज दुनिया का सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है कि किस तरह से हम डाइवर्सिटी को बचाएं। ठीक है, आइए इसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इसमें, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। यहाँ पर कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें समझना है। इसमें दो बातें, इसमें लिखा हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ, कितनी तरह की स्पीसीज, क्या कितनी स्पीसीज अर्थ पे पाई जाती हैं, और हाउ मेनी इंडिया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। एक तो पूरे प्लैनेट पर, पूरी अर्थ पर कितनी तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, मतलब डाइवर्सिटी क्या है, और इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, सिंस देयर आर पॉपुलर रिकॉर्ड of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the questions of how many species there are on earth. इस लाइन को जरा समझते हैं। ये यहां से यहां तक देखिए, बहुत सारी स्पीसीज हम लोगों ने, जो हमने भी पीछे भी डिस्कस किया था कि लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज हम लोग समझ चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। और जब अगर हमें डाइवर्सिटी पता चल जाती है तो उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद पूरा वो हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड में समझा था कि किस तरह से टैक्सोनॉमी का पूरा पार्ट हमने समझा था, किस तरह से उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसको फिर कंजर्व कर लेते हैं उस डेटा को। तो जितनी स्पीसीज हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं तो उनका
पूरा डेटा हम लोगों पास कंजर्व है कि उनके नाम क्या है, उनका नॉमेनक्लेचर, उनका क्लासिफिकेशन, ये सारा का सारा कंजर्व है। बट इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी स्पीसीज देयर ऑन अर्थ। लेकिन ये आसान नहीं है। देखिए दो बातें हैं, हमें कितना पता है और अर्थ पर कितनी तरह की स्पीसीज हैं। अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी, एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी है, वो कितनी है हमें नहीं पता। हम अब तक कितना पता कर चुके हैं वो एक अलग बात है। जैसे IUCN की 2004 की रिपोर्ट जो है, अब देखिए IUCN की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी है। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेस के लिए काम कर, उसके कंजर्व करने के लिए काम करती है, वो संस्था कौन सी बेटा? IUCN। IUCN का एक डेटा है कि देखिए प्लांट और एनिमल स्पीसीज को अगर डिस्क्राइब करें सो फार स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। वही बात, मोर देन 1.5 मिलियन, मतलब लगभग अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक हम लोग एस्टिमेट कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीसीज अभी डिस्कवर होनी बाकी है, कितनी स्पीसीज डिस्क्राइब होनी बाकी है। मतलब हमें ये कोई आइडिया नहीं है कि अर्थ पर एक्चुअल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कितनी है। हम अब तक जितनी कर पाए हैं वो मोर देन 1.5 मिलियन के आसपास है। जो डेटा लगभग आता है 1.7 टू 1.8 मिलियन, नियर अबाउट 2 मिलियन के आसपास। वाइडली yet to discover and describe. Estimate vary widely and many of them are only educated guesses. हाँ, कुछ गैस लगाए जाते हैं बस, और कुछ नहीं है। For many taxonomic group, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. देखिए कुछ स्पीसीज का नंबर, मतलब कुछ स्पीसीज की डाइवर्सिटी के बारे में हमें एक डेटा पता कर चुके हैं। बोल एक मतलब लार्ज डेटा हम लोग, ये लिखा फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंटरी आर मोर कंप्लीट, मतलब बहुत कुछ स्पीसीज ऐसी जरूर है वो भी ट्रॉपिकल में, मतलब कुछ स्पीसीज जो ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं, सॉरी, इन्वेंटर आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल कंट्रीज। देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे, एक ट्रॉपिकल रीजन होता है कि जहां पर सीजनल वेरिएशन, मतलब जो टेम्प वेरिएशन है बहुत रेयर होता है। टेम्परेट में सीजनल वेरिएशन कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करें और टेम्परेट की अगर हम बात करें, ये लाइन बड़ा ध्यान से सुनना। तो अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन की, तो वहां पर हम लोगों ने लगभग, अगर वहां टेम्परेट रीजन की बात करें तो वहां पर जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो लगभग हम लोगों ने डिस्कवर कर चुकी हैं। मतलब एक लगभग वहां के टैक्सोनॉमिक ग्रुप, वहां की स्पीसीज हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं इन कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल। लेकिन सब इसका मतलब सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी डिस्कवर्ड होना बाकी है वो किस रीजन में है सर? ट्रॉपिकल रीजन में। कंसिडरिंग दैट एन overwhelming large population of the species waiting to be discovered are in the tropic region. तो जो सबसे डिस्कवरी होने बाकी है स्पीसीज की, मतलब जो लार्ज डाइवर्सिटी बाकी है जिस जगह की होनी, डिस्कवर होनी, वो जगह कौन सी है? टेम्परेट और ट्रॉपिकल में हमसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल। एक लार्ज डाइवर्सिटी जहां की बाकी है भी डिस्कवर होने की, तो वो कौन सी जगह है सर? ट्रॉपिकल। यही हमने अभी पीछे बात की थी आपसे। ठीक, और इन ट्रॉपिकल रीजन बायोलॉजिस्ट make a statistical comparison of the temperate tropical species
richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolated this ratio to other groups of animals and plant to come up with a gross estimate to the total number of species on earth. अब देखिए यहाँ से some extreme estimate range from 20 to 50 million. जब इन्होंने बहुत सारी स्पीसीज जैसे इंसेक्ट्स की देखी, प्लांट्स, एनिमल, इन सब पे देखा, बात की, ग्रुप ऑफ एनिमल प्लांट टू कम अप विद ए क्रॉस एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ कितनी हो सकती हैं। तो कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट का ये मानना है, कुछ का, कि ये जो रेंज है, मतलब जो डाइवर्सिटी हो सकती है जो अभी डिस्कवर होना बाकी है, ये रेंज कितनी है बेटा, 20 to 50 मिलियन। मतलब और हम लोग अभी तक कितना पता कर चुका है, पाए हैं सिर्फ 2 मिलियन के आसपास। तो अगर हम बात करें इन बात, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियंस। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो जो डेटा अभी डिस्कवर होना बाकी है, इनके अकॉर्डिंग ये डाइवर्सिटी कितनी हो सकती है, 20 to, कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कितनी हो सकती है, 20 to 50 मिलियन। लेकिन ये बात कुछ है नहीं, मतलब इतने ज़्यादा हम डेवलप हो चुके हैं, ह्यूमन इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है, और हम अभी तक केवल 50 मिलियन में से अगर हम टोटल भी मान लें तो केवल 2 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर कर पाए। रॉबर्ट मेकर नहीं सर, ऐसा नहीं है। एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, उनका नहीं सर, इतना भी नहीं है कि इतने भी बुद्धू नहीं है हम लोग कि अभी केवल इतने बड़े डेटा में से 2 मिलियन स्पीसीज हम पता कर पाए हैं। इनके जो टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो कितनी है, 7 मिलियन के आसपास। अब यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अदर देन रॉबर्ट में, तो जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो कितनी है, 20 मिलियन से लेकर 50 मिलियन के आसपास। अगर हम ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात करें तो ये डेटा कितना है, 20 मिलियन टू 50 मिलियन, किसके अकॉर्डिंग, अदर देन रॉबर्ट में। लेकिन अगर हम रॉबर्ट में की बात करते हैं तो ये डेटा कितना आता है, 7 मिलियन के आसपास। नहीं आया बात समझ में, ठीक है। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो रेंज आती है ये कितनी है, 20 to 50 मिलियन। लेकिन अगर हम बात करें रॉबर्ट मे ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, इतना बड़ा डेटा नहीं हो सकता है, उसमें से सिर्फ हम कितना डिस्कवर कर पाए, 2 मिलियन। तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो कितनी है, 7 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बात है, कुछ डेटा हम लोग डिस्कस समझने की कोशिश कर रहे हैं। IUCN की रिपोर्ट जो 2004 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक जितनी डिस्कवरी हम कर पाए वो कितनी है, मोर देन 1.5 मिलियन, यानी कि 1.7 to 1.8 मिलियन, नियर अबाउट 2 मिलियन के आसपास, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब जो डेटा हमारे पास है उस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हम लोगों ने डिस्कवर की हैं, तो जितनी भी हमने एस्टिमेट की हैं अब तक डिस्कवर की हैं, जिनका नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं, उनमें से 70% जो स्पीसीज है वो एनिमल है। बात समझिए, मतलब जितनी हम अब तक स्पीसीज डिस्कवर की हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, उनमें से 70% स्पीसीज तो एनिमल्स हैं। मतलब अगर हमने अब तक 100 स्पीसीज डिस्कवर की हैं तो उनमें से 70 स्पीसीज कौन है, एनिमल्स, और केवल बाकी बची हुई 30, जिसमें अगर प्लांट्स और फंजाई की बात करें तो ये कितनी है, 22%। अब प्लांट्स में आपको पता है 5 तरह के प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके साथ हम फंजाई को इंक्लूड कर लें तो प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अगर इन सबको हम लोग इंक्लूड कर लें तो ये जो नंबर है ये लगभग कितने के पास है, 22% के आसपास ऑफ द टोटल। तो जितनी भी स्पीसीज अब तक हम लोग डिस्कवर कर पाए हैं उसमें से 70% कौन है,
एनिमल्स, 22% के कौन है, प्लांट्स और फंजाई, बाकी 8% दूसरी स्पीसीज है। फिर जब हम उन एनिमल्स में देखते हैं तो हमें दिखता है कि एनिमल्स में इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। जितने भी एनिमल्स अर्थ पे देखने को मिलते हैं, जितने भी अब तक हमें जितने पता है, उनमें से 70% स्पीसीज जो है वो इंसेक्ट्स की हैं। तो मेकिंग अ मोर देन 70% ऑफ द टोटल, मतलब 10 में से 7 स्पीसीज जो है वो कौन है, एनिमल्स में इंसेक्ट्स हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लांट 7 आर इंसेक्ट। ठीक है, चलिए द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए अगला जो वो है, द नंबर ऑफ fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, अगर जितनी हम लोगों ने अभी तक डिस्कवर की हैं स्पीसीज, उनमें फंजाई की जितनी स्पीसीज डिस्कवर की हैं, तो केवल फंजाई की अगर हम बात करें तो इनका नंबर फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स, मतलब वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हम आज जानते हैं उनसे ज्यादा तो हम फंगस को डिस्कस कर चुके हैं। मतलब एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, फिशेस और मैमल्स, अगर इन चारों के डेटा को कंबाइन कर लें तो इनसे ज्यादा तो हम फंजाई पता कर चुके हैं अब तक। तो फंजाई का नंबर इन चारों के डेटा से ज्यादा होता है। बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टैक्सा। अब यहां पर इसको जरा देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम आपके सामने दे रखे हैं, जिसमें डायग्राम के जरिए आपको डाइवर्सिटी को समझाया गया है। जैसे अभी आपको पीछे बताया गया कि वे फंजाई का जो नंबर होता है, फंजाई का जो नंबर है वो अगर फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन चारों को नंबर को जोड़ दिया जाए उससे भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम 3 डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, एक इनवर्टिब्रेट्स का, दूसरा वर्टिब्रेट्स का, तीसरा प्लांट्स का। तो देखिए जैसे हमने बात करी एनिमल्स की, अगर हम बात करें तो टोटल एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल पाया जाता है, इंसेक्ट। सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन, इंसेक्ट्स, ये क्लास है। तो देखिए इस डायग्राम ये बिल्कुल क्लियर समझाने की कोशिश की है कि इस डायग्राम में मोस्ट एरिया कौन कवर कर रहा है बेटा, इंसेक्ट्स। सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, इंसेक्ट्स। सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन है बेटा, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बाद अगर एरिया कवर कर रहा है कौन, तो वो कौन है बेटा, अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स के मतलब क्या है, क्रस्टेशियंस जो कि एक आर्थ्रोपोडा का ही क्लास है, मोलस्कस जो कि एक दूसरा फाइलम होता है, इंसेक्ट जो कि एक आर्थ्रोपोडा होता है। इन तीनों के अलावा जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथी, एस्केल्मिंथीज, एनलिडा, और आर्थ्रोपोडा में भी और दूसरे क्लास क्रस्टेशिया और इंसेक्ट्स को छोड़ के एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो इन दो तीनों के अलावा जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सब किस में आते हैं, अदर एनिमल ग्रुप में। तो ये जितना भी डेटा हम इन तीनों के अलावा इनवर्टिब्रेट बचे वो किस में आएंगे, फिर आप देखिए इंसेक्ट से कम होते हैं मोलस्का, इसलिए मोलस्का को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। और इस डायग्राम में सबसे कम जो एरिया कवर कर रहे हैं वो कौन है, क्रस्टेशियंस। तो इसमें याद रखिएगा बेटा कि सबसे ज्यादा कौन होते हैं, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अलावा इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, वैसे अगर नंबर की हम बात करें सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, फिर मोलस्का, फिर क्रस्टेशियंस, फिर उसके बाद दूसरे एनिमल्स। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, ये वर्टिब्रेट्स का दे रखा है।
तो वर्टिब्रेट्स में जो हम सबसे ज्यादा स्पीसीज डिस्कवर किए बैठे हैं वो कौन सी हैं? फिशेस। वो कौन सी हैं? फिशेस। फिशेस के वर्ड्स आती हैं, अब देखिए वर्ड्स, वर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद मैमल्स। तो FV राम, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा फंजाई, फिर वर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियन, फिर मैमल्स। ठीक है, जरा देखते हैं बेटा इसको। अगला जो डायग्राम दे रखा है वो दे रखा है प्लांट्स का। देखिए अच्छा भाई, ठीक। अगला जो डायग्राम दे रखा है वो हमारे सामने किसका है? प्लांट्स का। जरा इसको देखते हैं। देखिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा होती हैं फंजाई, फंजाई के बाद होते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बाद होते हैं एल्गा, एल्गा के बाद सबसे ज्यादा कम होते हैं मॉसेस, फिर फर्न्स, और सबसे कम होते हैं बेटा लाइकेन। ठीक। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसे अभी पीछे उसमें लाइंस में लिखा था कि अगर हम सिर्फ फंजाई की स्पीसीज को देखें तो फंजाई का जो नंबर है, जो डाइवर्सिटी है, वो मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और फिश, इन चारों के डेटा को भी अगर हम कंबाइन कर लें, इनसे भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आ गया ये। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीसीज देयर माइट बी। यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने डायग्राम देखे, फिगर देखे, इसमें किसी प्रोकैरियोट्स की बात की, बैक्टीरिया की बात की, किसी भी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज की बात की। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट बेटा, तो आपको पता है वहां पर जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर है उसमें लिखा है कि अगर हम 1 हैंडफुल सॉइल के अंदर देखें तो उसके अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट डाइवर्सिटी के बारे में बात नहीं की गई है। श्योर बायोलॉजिस्ट श्योर ही नहीं है कि कितनी तरह के प्रोकैरियोटिक स्पीसीज पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास, अब सवाल यह है क्यों, प्रॉब्लम ये है कि कन्वेंशनल जो टैक्सोनॉमिक मेथड है जिसके जरिए हम टैक्सोनॉमी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीसीज एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। देखिए जो हमारे पास आज तरीका है, जो टेक्निक है क्लासिफिकेशन की, यानी कि टैक्सोनॉमी करने की, इस तरह से जिस तरह से हम टैक्सोनॉमी करते हैं ये सुटेबल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और उन स्पीसीज की जिसको सिंपली हम लैब के अंदर कल्चर नहीं करा पाते।
तो हमें पता ही नहीं है कि इनकी डाइवर्सिटी कितनी है, हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी तरह की स्पीसीज प्रोकैरियोटिक की यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पाई जाती है। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions. बस अगर हम ये मान लें एक बायोकेमिकल क्राइटेरिया में, तो इनका नंबर जो है वो कायम है बेटा मिलियंस में है। सिर्फ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और हम अभी तक कितना डेटा पता कर पाए हैं पूरे टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक, आगे जो देखते हैं, नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर देखिए एक डेटा हमने देख लिया ग्लोबल डाइवर्सिटी का, और हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे हाउ मेनी स्पीसीज ऑन अर्थ एंड इंडिया। तो हमने अर्थ पर देख लिया कि जो अर्थ है हमारी, इस पर लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन के आसपास जो स्पीसीज है उसको हम लोग एस्टिमेट कर चुके हैं, वो डेटा हम पता कर चुके हैं। और अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया जो है वो वर्ल्ड लैंड्स एरिया का केवल 2.4% ही शेयर करता है, मतलब पूरी दुनिया का 2.4% एरिया ही हम कवर करते हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात करें तो टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी का 8.1% डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया में देखने को मिलती है। ये एक बड़ा बात है। यही रीजन है कि इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। मतलब अगर डाइवर्सिटी लेवल पर देखें तो हमारे अंदर, अगर हम इकोसिस्टम लेवल पर भी देखते हैं, जैसा हमने नॉर्वे के साथ कंपेयर किया था, तो हमारे यहाँ हर तरह का इकोसिस्टम देखने मिलता है, एक्वाटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी। तो हर तरह का जो इकोसिस्टम है, अब अगर हमारे यहाँ हर तरह का इकोसिस्टम है तो वहां पर अलग अलग तरह की स्पीसीज भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। मतलब टोटल लैंड एरिया का केवल 2.4% एरिया कवर्ड बाय द इंडिया, शेयर बाय द इंडिया। बट अगर ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात करें तो 8.1% टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी में इंडिया शेयर करता है। मतलब टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी का 8.1% डाइवर्सिटी वो है हमारी यहाँ पाई जाती है। इसीलिए हिंदुस्तान हमारा जो है वो 12 बड़ी कंट्रियों में शामिल किया जाता है ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम यहाँ पर डाइवर्सिटी का डेटा देखें तो लगभग अब तक जितनी स्पीसीज इंडिया के अंदर देखी गई हैं उनमें से प्लांट की 45,000 और एनिमल की इसकी डबल है, ट्वाइस है, रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। ट्वाइस का मतलब लगभग 90,000 के आसपास। फिर वही सवाल, हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। अब इंडिया के अंदर कितनी स्पीसीज डिस्कवर होना बाकी हैं, कितनी स्पीसीज ऐसी हैं जिसको डिस्कवर करना और उनका नॉमेनक्लेचर करना बाकी है। तो फिर हम रॉबर्ट मे का जो डेटा है उसको लेते हैं। इफ वी एक्सेप्ट मेयर ग्लोबल एस्टिमेट, जो रॉबर्ट मे ने बताया था, only 22% of total species has been recorded so far. इस डेटा के अकॉर्डिंग हम केवल 22% स्पीसीज का ही डेटा रिकॉर्ड कर पाए, मतलब 22% स्पीसीज को ही डिस्कवर कर पाए हैं। अगर इस प्रोपोर्शन को इंडिया के डाइवर्सिटी फिगर के साथ हम लोग अप्लाई करें तो इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीसीज और लगभग 3 लाख से ज्यादा एनिमल के स्पीसीज डिस्कवर और डिस्क्राइब होना बाकी है। अब देखिए ये दो क्वेश्चन से बन गए। अभी तक हमने कितनी स्पीसीज डिस्कवर इंडिया के अंदर कर चुके हैं, एक ये डेटा आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2-3 सवाल थे। पहला, टोटल लैंड एरिया जो है इंडिया के पास जो शेयर करता है वर्ल्ड के साथ वो कितना है, वर्ल्ड पूरी दुनिया का कितना परसेंट एरिया हमारे पास है, केवल 2.1%, 2.4% सॉरी। और कितने परसेंट डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है, 8.1%। पहला सवाल। अब अगर हम कितना जो रिकॉर्ड हमारे पास है तो इंडिया में कितनी तरह की, अब तक हम लोग कितनी तरह की प्लांट स्पीसीज डिस्कवर कर चुके हैं, 45,000। कितनी तरह की एनिमल स्पीसीज डिस्कवर कर चुके हैं, 90,000 के आसपास। लेकिन कितनी डिस्कवर करना बाकी है, तो जब हम रॉबर्ट मे का जो ग्लोबल एस्टिमेशन है उसकी हम बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए लगभग हम 22% के आसपास स्पीसीज डिस्कवर कर चुके हैं। और अगर इस डेटा को हम इंडिया में
एप्लीकेबल करें, अप्लाई करें, तो इंडिया में अभी लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्लांट और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज डिस्कवर होना बाकी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह से। Would we ever be able to complete the inventory the biology wealth of our country? Consider the immense strength, manpower and the time required to complete the job. अब अगर हम बात करें इसको पूरा कंप्लीट करने की और सारी डाइवर्सिटी पता करने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी मैन पावर की टाइम, बहुत लंबा टाइम और एक बड़ी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज फेस द थ्रेट ऑफ बिकम एक्सटेंट एवरी इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। ये और खतरनाक लाइन आ गई। सारी स्पीशीज को डिस्कवर करने में जितना वक्त लगेगा और जिस रेट से डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जिस तरह से स्पीशीज खत्म हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह से डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जिस तरह से स्पीशीज खत्म हो रही है, ठीक है, अगर हम और जितना टाइम हमें चाहिए, मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगले 200 साल में अगर यही डाइवर्सिटी का लॉस का रेट चलता रहा तो अगले 200 साल में सारी स्पीशीज क्या है बेटा, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात रियलाइज की गई है कि जितना वक्त चाहिए और जिस तरह से स्पीशीज खत्म हो रही हैं, तो जितने वक्त में हम मतलब सारी स्पीशीज डिस्कवर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पीशीज जो है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज उससे पहले क्या हो चुकी होंगी, दुनिया से ख़त्म हो चुकी होंगी। नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर इवन कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक। जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो खत्म हो चुका होगा। मतलब कहने मतलब है कि जितनी भी स्पीशीज अभी डिस्कवर होना बाकी हैं, डिस्क्राइब होना बाकी हैं, और जितना टाइम अभी इनको डिस्कवर और डिस्क्राइब करने के लिए लगेगा, इनको नॉमेनक्लेचर, इनको क्लासिफिकेशन करने में, उतने टाइम से पहले ही सारी स्पीशीज खत्म हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर हमने कुछ डेटा और कुछ ऐसी बातें समझी, कुछ डेटाबेस क्वेश्चंस हैं कि देखिए इंडिया के अंदर बस 2-4 क्वेश्चंस बनेंगे। एक ग्लोबल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन बनता है, रॉबर्ट मे का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। तो ये सारी चीजें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उससे पहले इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। चलिए, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक, जरा देखते हैं। अब हम जरा एक चीज देखते हैं बेटा, चले पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे, जरा इसको समझते हैं। हम देखते हैं कुछ जगह पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, कुछ जगह पर डाइवर्सिटी कम है। ऐसा क्यों सर? कोई तो रीजन होगा कि जिस वजह से कुछ जगह पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, कुछ जगह पर डाइवर्सिटी क्या है, कम है। भाई कोई तो रीजन होगा कि भाई हमने अभी देखा था कि स्पेसिफिक डाइवर्सिटी लेवल पर वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एम्फीबियंस की, और ईस्टर्न घाट में जो है डाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। कोई तो रीजन होगा। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न है जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि कुछ जगह पे डाइवर्सिटी कम होती है, कुछ जगह पे डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। इसमें पहला पैटर्न समझते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लैटिट्यूड होता क्या है। देखें, ये जो हमारी अर्थ है इस पर कुछ इमेजिनरी लाइंस पाई जाती हैं। इस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पाई जाती हैं, जो इसके मिड से हॉरिजॉन्टल लाइंस जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इस हॉरिजॉन्टल लाइंस के दोनों पोल साइड में, नॉर्थ और साउथ, ये कहलाता है नॉर्दर्न पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल।
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो देखने को मिलती हैं इक्वेटर के पैरेलली, चलो इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। क्या बोलते हैं सर? लैटिट्यूडनल लाइंस। सेंटर से जो लाइंस लैटिट्यूडनल लाइंस जाती है इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेटर। कुछ एरिया इंडिया का भी इक्वेटर लाइन में आता है, कुछ स्टेट आते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। जब हम इस चीज को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरा इक्वेटर टू पोल, तो एक चीज हमें कॉमनली दिखती है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी हमें कम होती हुई दिखाई देती है। मतलब अगर पोल्स पे हम देखें, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, तो नॉर्थ और साउथ पोल पर हमें डाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। अब सवाल ये ऐसा क्यों है? ठीक, ये जो स्टेटमेंट है, बस कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कुछ ऐसे प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं तो उनकी डाइवर्सिटी कुछ एक्सेप्शन छोड़कर, वरना जनरली हमें इक्वेटर से पोल की तरफ डाइवर्सिटी कम होते हुए दिखाई देती है। हमने ये देखा है कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, ये जो एरिया है, मतलब अगर हम इक्वेटर से ये एंगल लें अर्थ पर, इक्वेटोरियल लाइंस पर, तो हमें यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको मान लें 23.5 डिग्री साउथ, तो ये जो एरिया है यहाँ डाइवर्सिटी रिचनेस ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो हमें पाई जाती है इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक, और ये जो रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, तो ये जो रीजन है, इस रीजन में डाइवर्सिटी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक, अब अपनी बात को समझाने के लिए इसने कुछ और बातें कही हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक बात कंफर्म हो गई कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती है, और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है इस रीजन में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ। ये रीजन कहलाता है ट्रॉपिकल, और ये जो रीजन है पोलर रीजन की तरफ, ये कहलाता है टेम्परेट। ट्रॉपिकल में क्या है, एकदम से वेरिएशन नहीं आते, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। हम लोग दिल्ली क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में आती है। अब यहाँ जो है वो ऐसा नहीं है कि आज जैसे सर्दी पड़ रही है तो ऐसा नहीं है कल गर्मी पड़ने लगेगी, परसों बरसात होने लगेगी, कुछ देर के बाद कुछ होने लगेगा। तो यहाँ पर सीजन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ चेंज होता है। टेम्परेट में ऐसा नहीं होता, टेम्परेट में कुछ पल में कुछ पल में कुछ। अब जहां पर एनवायरमेंटल वेरिएशन ज्यादा होंगे वहां पर स्पीसीज खुद को एडॉप्ट नहीं कर पाएगी, पहले रीजन। ठीक है, और ट्रॉपिकल में बहुत तेजी के साथ वेरिएशन होते नहीं है, तो स्पीसीज ऐसे एनवायरमेंट में खुद को एडॉप्ट कर पाती है, जिस वजह से यहाँ पर डाइवर्सिटी रिचनेस ज्यादा आती है, और टेम्परेट में डाइवर्सिटी रिचनेस कम आती है होती है। अब और भी क्या रीजन है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर यह बात कही कि भाई इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी क्या हो, कम होगी। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा, देखिए वही बात, लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, यहां पर जो है सबसे डाइवर्सिटी मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो इन जनरल
स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज as we move away from the equator towards pole। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें डाइवर्सिटी कम होती हुई दिखाई देती है। और विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, इसको ध्यान रखिएगा, ये अटका सकता है क्वेश्चन। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, बहुत कम एक्सेप्शन के साथ, क्योंकि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी डाइवर्सिटी पोलर रीजन पे इक्वेटर से ज्यादा होती है। और ट्रॉपिक्स, अब ट्रॉपिक्स रेंज कौन सी होती है? लैटिट्यूडल रेंज 23.5 डिग्री, अब यहां से इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये जो रेंज होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, बाकी रीजन चाहे वो साउथ की तरफ हो चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट। मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर रीजन। अब इस बात को समझाने के लिए कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी लगभग कम होती है, मतलब घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इस बात को समझाने के इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिए। इन्होंने पहला एग्जाम्पल लिया है वर्ड्स का। इन्होंने कहा देखिए, कोलंबिया जो है वो कहां पे पाया जाता है? इक्वेटर के पास। तो यहां पर वर्ड्स की 1400 स्पीसीज, लगभग 1400 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। क्यों? कोलंबिया कहां है बेटा? इक्वेटर के आसपास, हम यहां मान लेते हैं। ये इधर, सॉरी। अब जबकि न्यूयॉर्क जो है वो 41 डिग्री नॉर्थ पे है, यहां मान लो 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में हमें सिर्फ कितने स्पीसीज वर्ड्स की देखने को मिलती हैं? 105। ग्रीनलैंड जो एरिया है वो 71 डिग्री नॉर्थ पे है, हम यहां मान लेते हैं, यहां पे ग्रीनलैंड है, तो वहां पर केवल 56 स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ये बात, ये एग्जाम्पल भी समझा रहा है कि देखिए कैलिफोर्निया जो है, सॉरी, कोलंबिया जो है वो इक्वेटर के पास है, तो वहां पे वर्ड की जो डाइवर्सिटी वो ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम 41 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचे, यानी कि न्यूयॉर्क में पहुंचे, वहां डाइवर्सिटी वर्ड्स की कम हो गई। ग्रीनलैंड एरिया में पहुंचे, वहां डाइवर्सिटी और कम हो गई। ये बात साबित करती है कि हम जब इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी लगातार डिक्रीज होती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया भी लगभग इक्वेटर के आसपास ही है और हमारे कई स्टेट से इक्वेटोरियल लाइन होकर गुजरती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ड्स की, तो यहाँ मोर देन 1200 स्पीसीज वर्ड्स की देखने को मिलती हैं। दूसरा एग्जाम्पल इस बात को समझाने के लिए कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती है, इन्होंने एग्जाम्पल लिया वेस्कुलर प्लांट्स का। किसका एग्जाम्पल लिया है? वेस्कुलर प्लांट्स का। इन्होंने कहा देखिए, एक फॉरेस्ट सेम एरिया का जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, जैसे इक्वेडर में, वहां पर अगर हम देखें तो 10 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक, अगर हम कंपेयर करें सेम एरिया की अगर हम बात करें, उतना ही बड़ा जंगल अगर हम किसी टेम्परेट रीजन जैसे मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, अगर हम दो जगह में कंपेयर करें, सेम एरिया का जंगल, बराबर जंगल है, एक जंगल उतना ही बड़ा ट्रॉपिकल में है और उतना ही बड़ा जंगल टेम्परेट में, और दोनों जंगलों में अगर हम कंपेयर करें तो ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन होता है इसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। अगर इस रीजन में जंगल है और उतना ही बड़ा जंगल अगर टेम्परेट रीजन में है, और दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो वेस्कुलर प्लांट का जो नंबर है वो 10 टाइम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल में। तो ये एग्जाम्पल भी साबित करता है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो लगातार डाइवर्सिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, फिर इन्होंने एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जिसको हम लोग ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है,
इसको लंग्स ऑफ प्लानिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल है वो कौन सा है बेटा? साउथ अमेरिका में ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट। और वहां की अगर हम डाइवर्सिटी देखते हैं, जरा देखें, देखें, अब यहाँ पे उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल लिया है, उसको समझाने और उसमें डाइवर्सिटी को बताने की कोशिश की है। इन्होंने कहा देखिए जो अमेजोन ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट है जो कि साउथ अमेरिका में, वहां पे एक ग्रेट डाइवर्सिटी हमें बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है अर्थ पर, वो कहाँ देखने मिलती? अमेजोन जंगल के अंदर। यहाँ पर प्लांट की 40,000 से ज्यादा स्पीसीज हैं, 3,000 के आसपास फिशेस की, 1,300 बर्ड्स की, 427 मैमल्स की, 427 एम्फीबियंस की, 378 रेप्टाइल्स की, और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। इसके अलावा ये कोई डेटा है, इसको डेटा को आप सीधे सीधे याद करना है हमें कि ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट में किस स्पीसीज के कितने नंबर्स हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दिस रेन फॉरेस्ट there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। साइंटिस्ट का ये मानना है, इकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि लगभग अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज डिस्कवर होना अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भी बाकी है। तो वही कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब यहाँ से जो चीज शुरू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा देखें। देख, अब ये कि इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन, सवाल ये है भाई इक्वेटर में सम इंपोर्टेंट वंस आर, सवाल ये है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। भाई एक सवाल उठता है, एक जहन में दिमाग सवाल आता है कि भाई ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी टेम्परेचर से ज्यादा क्यों है, या इक्वेटर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ती क्यों है। यहाँ पर कुछ इकोलॉजिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ कहने की कोशिश की है, जरा उसको देखते हैं। पहली बात, कुछ हाइपोथेसिस हैं, सम इम्पोर्टेंट वंस, इनमें से कुछ बातें, कुछ हाइपोथेसिस ऐसी हैं, सवाल ध्यान रखिएगा, सवाल ये है कि ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर की तरफ डाइवर्सिटी टेम्परेचर से ज्यादा क्यों होती है। इस क्यों का क्या आंसर है, ऐसा क्या है भाई? दुनिया तो एक जैसी है, ऐसा तो है नहीं कि पहले ट्रॉपिकल रीजन बन गया इस दुनिया के अंदर फिर टेम्परेचर बना, दुनिया एक साथ बनी है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पे अलग अलग इकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने कुछ अपनी हाइपोथेसिस दी हैं, जिसमें से कुछ हाइपोथेसिस यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली, स्पेसिएशन is generally a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past. Tropical latitudes have remained relatively undistributed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification। ठीक, अब इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? देखिए, स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, ये टाइम फंक्शन है कि अगर कहीं पर जैसे दो जगहें हैं, एक बहुत बड़ा गांव है, एक छोटा सा गांव है, अभी नया बसा है, एक बहुत पुराना गांव है, तो जो दो गांव हैं, अगर एक जो पुराना गांव है और एक जो नया बसा है, तो ये जनरली बात है कि जो नया वाला है वहां पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन जो पुराना है, जो बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से बसा हुआ है, वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी। वही चीज यहां पर है
स्पेसिएशन यानी कि स्पीसीज का जो फॉर्मेशन है ये टाइम फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन है। कि देखिए टेम्परेट रीजन में कि अगर हम बात करें टेम्परेट एरिया की, तो ये ग्लेशियस इन द पास्ट, यहाँ से बर्फ से ढका हुआ था ये, तो यहाँ पे स्पीसीज डेवलप हो ही नहीं पाई। जबकि अगर हम याद करें फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स relatively undistributed for millions of years, thus had a long evolutionary time for species diversification. लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में क्यों? देखिए ट्रॉपिकल रीजन में एक चीज और है, यहां पर ग्लेशियस एरिया क्यों था? क्योंकि देखिए ये है सन, ठीक है, सन की जो एनर्जी है, सूरज की जो लाइट है, वो सबसे ज्यादा मिलती है ट्रॉपिकल रीजन्स को। जो सन की लाइट है उसका इनपुट सबसे ज्यादा कहां होता है? ट्रॉपिकल रीजन में। टेम्परेट रीजन को उतनी ज्यादा एनर्जी में नहीं मिल पाती। और एनर्जी भाई अगर अर्थ पे अगर हम देखें तो एनर्जी का सोर्स कौन है? सूरज, सन। तो सन की इतनी एनर्जी, इतनी लाइट जो है वो पोलर रीजन यानी कि टेम्परेट रीजन को नहीं पहुंच पाती जितनी ट्रॉपिकल में पहुंचती है। तो टेम्परेट रीजन सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या बने रहे? ग्लेशियर्स में कन्वर्ट रहे, तो वहां पर लाइफ डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन अगर ट्रॉपिकल की हम बात करें तो ट्रॉपिकल में ये जो चीज है यहाँ पर रिमेन रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर, तो ट्रॉपिकल रीजन में लाखों नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो वही बात है, एक जो पुराना गांव होता है वहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है इन कंपेयर टू एक नया गांव। दूसरी बात, दूसरी हाइपोथेसिस हम देखते हैं इसकी। चलो देखिए दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है जरा देखिए। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स unlike temperate ones are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promote niche specialization and lead to a greater species diversity. वही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी कि यहाँ पर ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। हमें पता है कि कल मौसम क्या होगा। जो ट्रॉपिकल रीजन वाले हमें पता रहता है कल ऐसा नहीं है कि आज टेम्परेचर 40 डिग्री है तो कल एकदम से 2 डिग्री हो जाएगा। वहां टेम्परेट में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, आप नहीं बता सकते कल मौसम कैसा होगा, ठीक। तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो होता है टेम्परेट के वजह लेस सीजनल होता है और ज्यादा कांस्टेंट होता है, और वहां पर एनवायरनमेंट ज्यादा कांस्टेंट होता है, ज्यादा मतलब लेस सीजनल होता है। तो देखिए अगर एक दो जगहें हैं, एक वो जगह है जहां कभी गर्मी कभी सर्दी, मतलब कभी टेम्परेचर कुछ, कभी एनवायरनमेंट बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, तो वहां स्पीसीज को खुद को अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन जहां अडॉप्टेशन वो बेहतर कर सकती है वो है एक कांस्टेंट जगह, कि भाई ठीक है इस एनवायरनमेंट, कोई एक जगह है जहां पर एनवायरनमेंट लगभग कांस्टेंट रहता है, तो स्पीसीज का जो सर्वाइवल है वो वहां पर ज्यादा होगा जहां पर एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है, कंपेयर टू उस जगह के जहां पर लगातार एनवायरनमेंट बदलता रहता है। तो उन्होंने दूसरा रीजन बताया कि ट्रॉपिकल रीजन में जो सीजनल वेरिएशन है, जो सीजन एनवायरनमेंट है वो एकदम सीजनल वेरिएशन है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेट में कांस्टेंट नहीं रह पाता। तो वही बात, वो जो स्पीसीज है वो कांस्टेंट एनवायरनमेंट में खुद को बेहतर अडॉप्ट करती है। तीसरा, देयर आर more solar energy available in tropics which contribute to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity.
वही चीज हमने भी डिस्कस किया था कि जो टेम्परेट एरिया है वहां पर सोलर लाइट कम पहुंचती है और जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर सोलर लाइट ज्यादा पहुंचती है। अब अगर सोलर लाइट वहां पे कम पहुंचेगी तो वहां प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, स्पेसिएशन कम होगा, डाइवर्सिटी कम होगी। और अगर ट्रॉपिकल रीजन की हम बात करें वहां पर सोलर इनपुट ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो वही कह रहे हैं। और प्रोडक्टिविटी टर्म माइट कंट्रीब्यूट करती इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए, तो ये एक पैटर्न में देखा कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। दूसरा जो हम पैटर्न देखने जा रहे हैं वो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। चलिए, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये एक और पैटर्न है जिसकी वजह से कुछ जगह पे डाइवर्सिटी ज्यादा होती है और कुछ जगह पे डाइवर्सिटी कम होती है। एक साइंटिस्ट हुए, एक साउथ, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये साउथ अमेरिका के जंगलों में घूम रहे थे। ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया। ये साउथ अमेरिका के जंगलों में को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब वो किसी छोटे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उन्होंने जब किसी बड़े एरिया को एक्सप्लोर किया तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि जैसे जैसे वो एरिया ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं उन्हें अलग तरह की स्पीसीज देखने को मिलती है, मतलब डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो वॉन हम्बोल्ट ने एक बात बताई कि जैसे जैसे आप स्पीसीज एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी। ये बात समझाई हमें। तो दूसरा जो पैटर्न बनता है, एक तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट हो गया कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होगी, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के। फिर वहां पर हमने एक एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, दूसरा जो पैटर्न है वो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। कि देखिए, वॉन हम्बोल्ट ने देख अमेरिका के जंगलों में जब उसको एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने वहां पे एक चीज देखी कि जैसे जैसे वो एरिया ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं डाइवर्सिटी बढ़ने लगती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी। लेकिन कब तक, कब तक? अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है सी ए द पावर जेड। देखिए, यहां पर हमने एक एरिया लिया है, यहां पर हमने लिया है स्पीसीज रिचनेस। ठीक, तो जैसे जैसे देखिए हम एरिया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ये क्या हो जा रही है, कांस्टेंट। यानी कितना भी एरिया हम क्यों ना बढ़ाएं अब स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ रही है। मेरी बात समझिए, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम के बाद हम कितना भी एरिया क्यों ना बढ़ा लें फिर यहाँ पे ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बन रहा है एस इक्वल टू सी एक द पावर जेड। एस क्या है यहाँ पे, स्पीसीज रिचनेस। जेड क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, अभी हम समझेंगे। सी क्या है, बाय इंटरसेप्ट। ए क्या है, एरिया। तो देखिए, जब हम एरिया बढ़ाते हैं स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। आप कितना भी एरिया क्यों ना बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में डाइवर्सिटी अलग होगी, हम इसका एरिया बढ़ा देते हैं, हम पूरा इंडिया ले लेते हैं। जब एरिया हमने बढ़ाया डाइवर्सिटी बढ़ गई। अब हम पूरा वर्ल्ड ले लेते हैं, डाइवर्सिटी, अब एरिया और बढ़ा दिया, डाइवर्सिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम दुनिया के बाहर जाते हैं, अब हमें पता है अर्थ के बाहर कोई भी स्पीसीज नहीं है, हमने एरिया बढ़ाया, लेकिन अब स्पीसीज रिचनेस क्या हो गई, कांस्टेंट। हम कितना भी एरिया क्यों ना बढ़ा लें स्पीसीज नहीं बढ़ सकती, स्पीसीज नहीं बढ़ सकती। तो जब हम इसकी इसका देखिए, ठीक, तो जब हम एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीसीज का नंबर बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद स्पीसीज क्या हो जाती है,
कांस्टेंट हो जाती है। तो एक बात हमें समझ में आई कि एक टाइम तक एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस होती है, लेकिन एक टाइम के बाद हम कितना भी एरिया क्यों ना बढ़ा रहे, तो जब s इक्वल टू सी ए द पावर z का ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ कैसा आता है सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा ग्राफ आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इस इक्वेशन को हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए लॉग s इज इक्वल टू लॉग c, जो चीजें इनटू में होती हैं वो एडिशन में आ जाएंगी लॉग में, प्लस लॉग a, और जो z है वो आगे की तरफ आ जाएगा, z log a। तो ये हो जाएगा log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। जब हम इस इक्वेशन को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए y इज इक्वल टू c प्लस mx, तो ये जो ग्राफ आएगा ये आएगा लीनियर। तो c जो हो जाएगा, जहां से बाई एक्सिस पर ग्राफ शुरू हुआ है ये होता है इसका बाई इंटरसेप्ट, दिस इज c। z जो होती है वो होती है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है, जरा देखें। हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और ये जो लाइन है ग्राफ की, जो कि यहाँ पे लीनियर आ रही है लॉग फॉर्म में, ये कितना एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट या फिर स्लोप ऑफ लाइन। अब देखें, जैसे जैसे ये ग्राफ स्टीपर होता चला जाएगा, मान लो ये ग्राफ यहां पर होता, ठीक है। अब देखिए बहुत हम सेम एरिया पे देखते हैं इसमें, तो यहां पर देखिए स्पीसीज रिचनेस कितनी सी है यहां इस ग्राफ में, और यहां स्पीसीज रिचनेस कितनी है, ज्यादा। यहां जो थीटा आया यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट आया, ये अगर थीटा 1 है तो ये कितना आया, थीटा 2। तो यहाँ थीटा 2 की जो वैल्यू है वो थीटा 1 से ज्यादा है, यानी कि Z1 2 की जो वैल्यू है वो Z1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन Z2 इज ग्रेटर देन Z1, रिग्रेशन कोफिशिएंट Z2 इज ग्रेटर देन Z1। अगर थीटा बढ़ेगा तो बहुत कम एरिया में स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाएगी, बहुत कम एरिया में स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं, यही बात समझ में क्लियर है। तो थीटा जहां जिस स्पीसीज का थीटा किसी एरिया में ज्यादा होता है वहां पे उसकी स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी। देखो अगर थीटा 1 कम है तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी वहां पर क्या होगी, कम होगी। एक बड़े एरिया में उतनी ठीक उतने ही एरिया में हमें अगर थीटा ज्यादा है किसी स्पीसीज का, तो सेम एरिया में मान लो दो स्पीसीज हैं, एक है A1, एक है S1, एक है S2, एक S1, उतने ही एरिया में उसमें जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो थीटा 1 यानी कि Z1 आ रहा है, और दूसरी स्पीसीज का उसी एरिया में रिग्रेशन कोफिशिएंट Z2 यानी कि थीटा 2 आ रहा है। अब जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो सेम एरिया में जिसका रिग्रेशन कोफिशिएंट ज्यादा है, जिसका रिग्रेशन कोफिशिएंट ज्यादा है, जिसका रिग्रेशन कोफिशिएंट ज्यादा है, उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है, उसकी स्पीसीज रिचनेस ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक बात समझ में आ गई, जहां पर Z की वैल्यू जिस स्पीसीज के लिए, जिस एरिया में Z की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर मेरी बात को समझिएगा, जहां पर Z की वैल्यू जिस स्पीसीज के लिए ज्यादा होगी वहां पर डाइवर्सिटी उसके लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक बात हमें यह क्लियर हुई, जहां Z बढ़ेगा डाइवर्सिटी बढ़ेगी। समझ में आया। तो जब हम इक्वेशन को में जब ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, लीनियर, और एक टाइम के बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। एरिया आप कितना भी क्यों ना बढ़ा लें डाइवर्सिटी नहीं बढ़ सकती, लेकिन जब इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन किसकी आती है, लीनियर की, और Z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। और इसी बात को समझाने के लिए यहां पे कुछ Z की वैल्यू दे रखी है, जैसे स्लोप ऑफ लाइन मच स्टीपर, जैसे यहाँ पे इकोलॉजी हैड डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ Z lie in 0.1 to 0.2 regardless of taxonomic group of region, whether it is the plants in British
ब्रिटेन के अंदर जो है प्लांट्स, कैलिफोर्निया में बर्ड्स, न्यूयॉर्क में मलुस्का, इनका जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन आता है वो लगभग एक जैसा आता है। और कितना आता है बेटा? 0.12, 0.12, 0.2। लेकिन जब हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को देखते हैं, वेरी कोई एक बड़ा एरिया एंटायर, जब एरिया बढ़ा देते हैं, यू विल फाइंड दैट स्लोप ऑफ लाइन मच स्टीपर। स्टीपर मतलब ज्यादा खड़ी हो जाती है। जब मच स्टीपर ज्यादा खड़ी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तब जेड की वैल्यू हमें क्या मिलती है? 0.62, 1.2। तो देखो जैसी हमने स्लोप ऑफ लाइन, देखो ये स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, जैसी हमने ज्यादा स्टीपर की, ज्यादा खड़ी की, जेड की वैल्यू क्या है? थीटा क्या आ गया? बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल फ्रिगिवोरस यानी कि फ्रूट इंगवर्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। तो देखो जब एरिया हमने बढ़ा दिया तो डाइवर्सिटी रिचनेस बढ़ जाएगी, तो जो ग्राफ है वो भी कैसा हो जाएगा? ज्यादा स्टीपर हो जाएगा। ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो पूछे गए हैं, अभी तक नीट में नहीं आया इस तरह से क्वेश्चन कि जब वो देगा, दो ग्राफ दे देगा, एक ग्राफ में जेड की मान लो θ1 θ2, आपसे पूछेगा कौन सा किस स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, तो जहां पर स्लोप ऑफ लाइन ज्यादा आएगा वहां डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो हमने बेटा दो टॉपिक डिस्कस किए। पहला टॉपिक डिस्कस किया इसका, ठीक है। अगला टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से हमने एक एक लाइन को डिस्कस किया। हम दोबारा से एक समझ लेते हैं इस बात को कि हमने कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं। एक तो डाइवर्सिटी से रिलेटेड कि डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि वेरिएशन वेराइटीज ऑफ लिविंग, अलग अलग तरह की जो लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हेट्रोजेनिटी कहते हैं। इसका नंबर कितना है उस बात को हमने डिस्कस किया, ठीक है। जो क्या हमें सारे लिविंग के बारे में पता है कि कितनी तरह के लिविंग स्पीसीज अर्थ पे पाए जा रहे हैं? नहीं, ठीक। कुछ एक्सट्रीम बायोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट का मानना है कि 50 मिलियन भी नंबर हो सकता है। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ये नंबर 7 मिलियन के आसपास है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो डाइवर्सिटी है वो कुछ जगह पे ज़्यादा होती है और कुछ जगह पे कम होती है, ऐसा क्यों होता है। तो इन सब बातों को डिस्कस किया। हमने दो पैटर्न देखे। एक पैटर्न देखा हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती है। उसका हमने दो एग्जाम्पल भी लिए, एक बर्ड्स का और एक वेस्कुलर प्लांट्स का। फिर हमने देखा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसको हमें जिसने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जो चीज़ बताई थी हमें कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका अगला टॉपिक। थैंक यू।